तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट इज़ आज हम डिस्कस करेंगे इसमें साइकोलॉजी के बारे में। आई होप आपको विजिबल होगी अच्छे से पीडीएफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऑप्टोमेट्री में साइकोलॉजी का क्या रोल है और कौन कौन से सेक्शन हम इसके कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रो से कि साइकोलॉजी बेसिकली होती क्या है। तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो जो भी पेशेंट आता है उसके बिहेवियर को और उसके कुछ मेंटल पैटर्न को, उसके मेंटल प्रोसेसेस को कि कैसे वो हमारी बातों को समझ रहा है और कैसे वो अपनी प्रॉब्लम को हमें बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ करते हैं जिसके बेसिस पे हमें हेल्प हो पाती है अपनी जो भी प्रोसेसेस है, जो भी प्रोसीजर्स हैं उसको परफॉर्म करने में। इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड पेशेंट थिंक, कैसे पेशेंट सोच रहा है, क्या पेशेंट फील कर रहा है और कैसे पेशेंट रिएक्ट कर रहा है। इन तीनों चीज़ों का हमारी जितनी भी जो भी हम सर्जरीज हो, जो भी टेस्ट हो, आई टेस्ट हो, उन सब पे असर पड़ता है कि वो कैसे चीज़ों को समझता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कैसे वो प्रॉब्लम्स को बताता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की लाइफ में। जितनी अच्छी उसको साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होगी उतना अच्छे से वो अपने पेशेंट को डील कर पाएगा और उस अकॉर्डिंग अपनी जो भी एक्सपर्टीज़ है वो दिखा पाएगा। तो जब हम बात करें साइकोलॉजी की तो इसमें देखा कि हमने साइंटिफिक स्टडी करनी होती है किसकी, बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेसेस की, जो कि हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में क्या पेशेंट की कैसी सोच है, क्या वो फील कर रहा है और कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, वाई दे बिहेव इन अ सर्टेन वे ड्यूरिंग द आई टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। क्यों वो एक खास तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं आई ट्रीटमेंट के दौरान और आई टेस्ट के दौरान। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारी क्या क्या ब्रांचेस हैं। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके डेफिनेशन से साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही। इसमें ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जामिनर बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि हम कोई साइकोलॉजी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम कोई साइकोलॉजिस्ट बनने नहीं जा रहे हैं, ये हमारा पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है। हमारा काम है सिर्फ साइकोलॉजी की कुछ मेन मेन थीम को पकड़ना और उसको समझना, जिसके थ्रू हम अपने जो भी टेस्ट और ट्रीटमेंट करेंगे उसमें हमें हेल्प मिलेगी। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, सुपरफिशियल लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने एनालाइज किया है। जो भी पेपर कराए जा रहे हैं जितने भी इंस्टीट्यूट की तरफ से या फिर जितनी भी कंडक्टिंग बॉडी है उनकी तरफ से जो कराया जा रहा है, वहां से एनालाइज करके ये पता चला है। जो कि डीएसएसबी में भी 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से, साइकोलॉजी वाले सेक्शन से पूछे गए थे और यहाँ पे तो उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखा है सिलेबस में कि वो साइकोलॉजी आएगी। इवन उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी और पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री एंड जीरियाट्रिक ऑप्टोमेट्री को बहुत अच्छे से अलग से टॉपिक को दे रखा है, तो वो बिल्कुल भी स्किप करके जाना बेवकूफ़ी है क्योंकि वहाँ से 2 क्वेश्चन मिनिमम आने के चांसेस होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे ब्रांचेस, और जैसे मैं ये पूरा लेक्चर खत्म करूंगी उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी कि तब आप देखना कि कैसे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस एंड रिलेवेंट क्या है ऑप्टोमेट्री में इसकी ब्रांचेस का। तो सबसे पहले आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम डील करते हैं इमोशन को एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज को, जैसे कि पेशेंट अगर एंग्जाइटी से कर रहा है, विजन लॉस हुआ है उसका, तो वो एंक्शियस होगा, तो उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, उसके इमोशन कैसे होंगे और उसके मेंटल हेल्थ कैसी होगी ऐसे पेशेंट की। जब हम इन सारी चीज़ों को डील करते हैं तो उसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर रखते हैं। नाउ हेल्थ साइकोलॉजी क्या होती है? हेल्थ साइकोलॉजी की बात हम वहाँ करते हैं जहाँ हम पेशेंट के बिहेवियर को और उसकी जो मोटिवेशन है ट्रीटमेंट के पर्पस से। जैसे कुछ पेशेंट आते हैं आपके ट्रीटमेंट के पास, तो कुछ होते हैं उनका मोटिवेशन होता है कि उनको हेल्थ को अच्छा रखना है। कुछ पेशेंट का ये मोटिवेशन होता है कि उनके किसी फैमिली मेंबर ने कराया है तो उनको कराना है। कुछ का ये मोटिवेशन होता है कि उनकी एज हो गई है, उन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं कराया तो अब उनको करा लेना चाहिए। तो उनकी जो भी कंप्लेन है, उनकी जो भी मोटिवेशन है ट्रीटमेंट के पीछे, वो हमें जब हेल्थ साइकोलॉजी में हम उन चीज़ों को डील करते हैं कि पेशेंट का बिहेवियर क्या है और उनका मोटिवेशन क्या है, वो किस लिए इस ट्रीटमेंट को कराना चाहते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको आई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनका फ्रेंड चश्मा लगा के बहुत अच्छा दिख रहा है, तो वो टेस्ट के लिए आ जाते हैं क्योंकि उनको चाहिए होता है कि कोई ऑप्टिकल कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट मिल जाए, आई टेस्ट करे और मुझे भी चश्मा ले लूँ, मैं भी एकदम स्मार्ट सा दिखूँ। तो उसका मोटिव भी आपको समझना होता है कि एक्चुअल में कराना किस लिए चाहते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम एक्चुअल में है या फिर सिर्फ वो
फॉल्स लेके आ रहे हैं आपके पास रीजंस, ताकि उनका आई टेस्ट हो सके और उनको ऑप्टिकल्स मिल सके। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम बात करते हैं परसीवरेंस की, जो भी पेशेंट है वो कैसे परसीव कर रहा है, कैसे रिमेंबर कर रहा है एंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, जो कि रिलेवेंट होते हैं लो विजन केसेस में। लो विजन केस के पेशेंट के साथ ये दिक्कत है कि कोई भी चीज़ वो उसका विजन लो है तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अगर छोटा बच्चा है तो उसको अपने स्कूल में सारी चीज़ों को परसीव करने में, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को मेमोरी बनाने में, क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है किसी भी मेमोरी को बनाने में। तो अगर बच्चे को दिखाई ही सही से नहीं दे रहा है तो उसके विजुअल परसेप्शन पे भी असर डालेगा। तो कैसे वो चीज़ों को परसीव कर रहा है, कैसे रिमेंबर कर रहा है और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये सारी चीज़ें जब हम डील करते हैं वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में डील करते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अगर परसेप्शन की बात करें, रिमेंबर की बात करें और प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करें, तो हम किस क्लिनिकल ब्रांच की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी के किस ब्रांच की बात कर रहे हैं? तो दैट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं जब हम परसिवरेंस की बात करते हैं और रिमेंबर, किसी भी मेमोरी के रिमेंबर की बात करते हैं। नाउ अब सबसे लास्ट आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हमें बहुत ध्यान रखना होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं चेंजेस इन बिहेवियर अक्रॉस लाइफ टाइम। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज होती है, वैसे वैसे हमारी थॉट, थिंकिंग पैटर्न और हमारे लाइफ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू और वैसे ही हमारे बिहेवियर में भी चेंज आते रहते हैं। जैसे हम बच्चे होते हैं, जैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं, वैसे ही बड़े होके चीज़ों को परसीव नहीं करते, वैसा हमारा पैटर्न नहीं होता है। कुछ चीज़ें, कुछ बिहेवियर, कुछ थॉट पैटर्न्स, कुछ चीज़ों को समझने का तरीका भी हमारा इवॉल्व होता है। तो चेंजेस इन बिहेवियर अक्रॉस द लाइफ टाइम, जिसको हम पेडियाट्रिक और जो जियाट्रिक पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ओल्ड एज पेशेंट को अगर कोई चीज़ समझाई जाए तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और एक छोटा बच्चे को अगर कोई चीज़ समझाई जाए तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और उसको समझाने का तरीका भी हमारा डिफरेंट हो जाता है उनके एज के बेसिस पे। तो ये हम डील करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम किस चीज़ को डील करते हैं, बिहेवियर को, मोटिवेशन को, या फिर परसीव को, मेमोरी को, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को, या फिर आपके बिहेवियर क्रॉस लाइन टाइप पैटर्न चेंजेस को। तो ये आप अगर पढ़े रहोगे तभी आप आंसर कर पाओगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे 4 ब्रांचेज हैं बेसिकली, जिसको ऑप्टोमेट्रिस्ट साइकोलॉजी में डील करते हैं। तो इन 4 ब्रांच को हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट है एक परसेप्शन एंड सेंसेशन। परसेप्शन एंड सेंसेशन क्या होता है? सबसे पहले तो सेंसेशन इज अ रॉ डाटा रिसीव बाय द सेंस ऑर्गन। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, जिसमें से कि हमारी एक आई जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, जिससे हम चीज़ों को सेंस करते हैं। सेंस करने का मतलब है कि एक रॉ डाटा, जो एक कच्चा आंकड़ा होता है, वो हमें आंखों के थ्रू मिलता है। कुछ चीज़ें हम सुनते हैं, वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ों को हम महसूस करते हैं अपनी स्किन के थ्रू, वहाँ से कलेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ों को हम स्मेल करते हैं, वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करते हैं और उसकी एक मेंटल मेमोरी बनाते हैं। तो जो हमारे सेंसेशन हैं, आंखों के सेंसेस हैं, उसके थ्रू, रेटिनल सेंसेशन लाइट के थ्रू वो इमेज बनती है और वहाँ से हमें रॉ डाटा किसी भी चीज़ का मिलता है। किसी भी इमेज की क्या कलर है, क्या डेप्थ है, क्या हाइट है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। नाउ परसेप्शन इज अ मेंटल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड अब यहाँ दूसरी चीज़ आती है। पहले तो हमने रॉ डाटा इकट्ठा कर लिया, अब हमारा ब्रेन क्या करेगा, उन जो भी रॉ डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको इंटरप्रिटेट करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से जोड़ेगा आपस में और उसकी एक कंक्लूजन आपको देगा कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंस क्या है। जैसे कि एक फेस को रिकॉग्नाइज करना, तो फेस में कई सारे, सबके अलग अलग फेस के फीचर होते हैं, सबके अलग अलग साइज होते हैं। तो उन सारी रॉ डाटा को इकट्ठा करके हमारा जो मेंटल ब्रेन है वो उन सारे डेटा को इंटरप्रिटेट करके एक परसेप्शन बनाता है, जिससे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हो गया परसेप्शन और एक हो गया सेंसेशन। नाउ अब हम बात करेंगे विजुअल परसेप्शन कॉन्सेप्ट। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं, जो कि आप पहले इसमें से एक कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा होगा, जिसको हम डेप्थ परसेप्शन कहते हैं। 1-2 कॉन्सेप्ट और आते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो पहला दिखाई देगा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेप्थ परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन में हम बात करते हैं 3 तरह के परसेप्शन की। पहला कौन सा है? डेप्थ परसेप्शन, क्रूशियल फॉर 3D विजन टेस्टिंग या स्ट्रोप्सिस। जब हम स्ट्रोप्सिस परफॉर्म करते हैं या किसी भी 3D इमेज को बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी उसकी डेप्थ देखते हैं, उसकी लेंथ देखते हैं, उसकी हाइट देखते हैं, उसकी विड्थ देखते हैं।
तो इन सब सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारा जो परसेप्शन होना चाहिए वो अच्छे से काम करना चाहिए, वो है डेप्थ परसेप्शन, जिससे हम किसी भी 3D इमेज को बनाएंगे और उसको उसकी गहराई को देख पाएंगे। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोप्सिस कहते हैं। नाउ दूसरा आता है हमारा जो है फिगर ग्राउंड परसेप्शन। फिगर ग्राउंड परसेप्शन क्या भला है, इसमें हम कहते हैं हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश करते हैं ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड पे रखा है तो उसका सरफेस कैसा है, वो किस पोजीशन में रखा हुआ है और कितना सरफेस से टच है या नहीं टच है, सरफेस से कितनी दूरी है, क्या कुछ डिटेल हमें मिल रही है, ग्राउंड से उस फिगर का क्या रिलेशन है, इसको हम जब देखते हैं तो वो हम कहते हैं फिगर ग्राउंड परसेप्शन। ये दूसरा परसेप्शन हो गया। तीसरा परसेप्शन परसेप्शन है इल्यूजन परसेप्शन। इल्यूजन यानी कि गलत फहमी, एरर इन परसेप्शन। जब इस तरह की एरर इन परसेप्शन आ जाता है, जैसे कि कुछ पेशेंट आपके पास आएंगे, वो ये कंप्लेन करेंगे कि हमारे आंखों के सामने कुछ हमें उड़ता उड़ता सा दिखाई दे रहा है। तो ये आता है, कुछ उनके आंखों के सामने उड़ नहीं रहा है लेकिन उनको इस तरह का परसीव हो रहा है, तो इसको इसको हम कंसीडर करते हैं इल्यूजन परसेप्शन में। अब इसमें दो चीजें आती हैं। इल्यूजन परसेप्शन में हो सकता है उस पेशेंट का कोई आई में फिजिकल डैमेज हो, इस वजह से वो दिखाई दे रहा हो, फ्लोटर्स की कंप्लेन जो आ रही है, और हो सकता है कि ना भी हो। तो ये इसको फाइंड आउट किया जाता है, साइकोलॉजिकल विजुअल साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ आई टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम उसको कंक्लूड करते हैं कि उनको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है या फिर ये इनका इल्यूजन परसेप्शन है, सिर्फ उनको इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं पर ऐसी कोई चीज है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करके जो परसेप्शन हमने पढ़ा, तीनों तरह का परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन, फिगर ग्राउंड परसेप्शन एंड इल्यूजन परसेप्शन, इन तीनों का क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है, मतलब हमें कैसे हेल्प मिलेगी एज ऑप्टोमेट्रिस्ट, क्या करेंगे हम इन सब चीजों का जान के। तो देखिए क्लिनिकल रिलेवेंस इसका है कि सम पेशेंट में रिपोर्ट सेंसिंग द होलोस। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुछ पेशेंट आएंगे वो कहेंगे आंखों के सामने छेद है, पर एक्चुअल में छेद होता नहीं है, जो कि उनको दिख रहा होता है कि इस जो वो पर्टिकुलर इमेज देख रहे हैं उसमें वो कंप्लेन करेंगे कि उसमें उनको होल दिखाई दे रहा है, फ्लोटर्स दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए कुछ छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की फॉल्स इमेजेस भी उनको परसीव होती है। ये होता है ड्यू टू एरर परसेप्शन या किसी तरह के परसेप्शन में डिफिकल्टी की वजह से, जबकि उनको कोई फिजिकल डैमेज हुआ हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमें जब हमें इस तरह के परसेप्शन के बारे में पता होगा, जब हम उसके बारे में स्टडी कर किए होंगे, तभी हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम नहीं है और उनको काउंसिल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो थर्ड हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच थी, दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसमें भी कुछ की कॉन्सेप्ट आते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें क्या कुछ की कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, वो साइंटिस्ट के नेम देके आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें सिर्फ हमें सुपरफिशियल लेवल पे सिर्फ इसके की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी तो आपको ये पता चल गया कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है क्या। क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? जब हम स्टडी करते हैं हाउ ह्यूमन ग्रो चेंज फ्रॉम द इन्फेंसी टू ओल्ड एज, जैसे वो इन्फेंट होता है, बच्चा छोटा होता है और उसके बाद ओल्ड एज तक जाता है, तो उसमें बहुत तरह के चेंजेस आते हैं उसके परसेप्शन में, उसके थॉट में, उसके बिहेवियरल पैटर्न में। तो इन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं उसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। अब इसमें क्या की कॉन्सेप्ट है, तो की कॉन्सेप्ट इसके ये हैं कि हमें कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे चिल्ड्रन में, जिसको हम पीगर्ड स्टेज कहते हैं। पीगर्ड स्टेज क्या होती है? अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन परसीव आई टेस्ट। जैसे कुछ बच्चे होते हैं आई टेस्ट कराने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट उनको दिखाई दे रहे होंगे उनको ये रहता है कि मैं उनको देखूंगा, नई नई चीज़ें मिलेंगी, मैं उनसे खेलूंगा, उस तरह का उनका परसेप्शन रहता है। कुछ बच्चे बहुत ही डरे हुए होते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नंब आउट हो जाते हैं, वो आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे जब वो आपके सामने आई टेस्ट के लिए बैठे हुए होंगे। ऐसे वो नॉर्मली सब कुछ बताएंगे, लेकिन जैसे ही आपने उनको टेस्ट के लिए बुलाया, सीट पे बुलाया, वो इतने डर जाएंगे कि वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन। और वो एज के साथ चेंज भी होता रहता है, जैसे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वो उनका कॉग्निटिव बिहेवियर भी चेंज होता है। तो ये की कॉन्सेप्ट दिया है पीगर्ट्स ने, इसलिए इसको हम पीगर्ट स्टेज के नाम से कहते हैं। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेज। तो एरिक्सन की साइकोलॉजिकल स्टेज में दो स्टेज है। पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो कुछ होते हैं पेडियाट्रिक पेशेंट जो कि रिस्पॉन्स करेंगे डॉक्टर को, डॉक्टर पे उनको ट्रस्ट होता है कि हाँ डॉक्टर मुझे ट्रीट करेगा, ये कुछ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और कुछ होते हैं जिनको ट्रस्ट नहीं होता है, जिनका एक पास्ट ट्रॉमा से आ रहा होता है, बचपन में अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल को फेस किया है या बहुत ज़्यादा डॉक्टर को फेस किया है, तो वो डॉक्टर से ऐसे ही फियरफुल रहेंगे। तो ऐसे बच्चों को डील करने का एक अलग प्रोसीजर आ जाता है। तो ये बात की है हमारे एरिक्सन ने,
तो इसलिए इसे हम इरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेज कहते हैं, जिसमें पहला आता है कि या तो ट्रस्ट करेगा या तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगा बच्चा। दूसरा है इंटीग्रिटी एंड डिसअपियर, जो कि हमें एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है। इमोशनल रिस्पॉन्स टू द विजन लॉस, अगर विजन लॉस किसी पेशेंट का है, मान लीजिए आपने उनको एक आंख, कभी कभी पेशेंट को नहीं पता होता कि उनको एक आंख से दिखाई दे रहा है या दोनों आंख से अच्छे से दिखाई, जैसे ही आप उनकी एक आंख बंद कराओगे, पता चला उसमें विजन कम है और वो बिल्कुल से शॉक्ड हो जाते हैं, अरे मुझे तो इससे दिखाई नहीं दे रहा है, इससे कैसे दिन दिखाई दे रहा है, वो बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। तो कुछ टाइम उनको तो पहले उनके इमोशनल रिस्पॉन्स को सेटल होने में लगता है, वो जो शॉकिंग बिहेवियर उनको आ रहा होता है उसको बिलीव करने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है कि एक्चुअल में उनकी आंख का जो एक आंख है उससे उनको कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को एल्डरली पेशेंट्स में या फिर जो कि मैच्योर पेशेंट हैं आपको देखने को मिल सकती है। कुछ इमोशनल रिस्पॉन्स वो दे सकते हैं विजन लॉस को लेकर। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर हम देखें पेडियाट्रिक केस में कि एक 3 साल का बच्चा है, तो अगर रेटिनोस्कोपी हो सकता है, आपने रेटिनोस्कोपी उसको करने के लिए उसको बिठाया, तो वो डेवलपमेंटल स्टेज पे है, तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको पहले दिखाना पड़ेगा चीज़ों को कि आप उसको क्या यूज़ करने वाले हैं, उसके हाथ में पकड़ा दिया, अगर वो एक बार उस चीज़ से फेमिलियर हो जाएगा तो आपको रेटिनोस्कोपी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो ये साइकोलॉजी जब हम बच्चे की समझते हैं, जब बिहेवियर पैटर्न को समझते हैं, तो हमें हेल्प हो पाती है अपने टेस्ट को और बेहतर परफॉर्म करने के लिए। नाउ अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ लर्निंग थ्योरीज हैं जो कि साइकोलॉजी में दी गई हैं, जिससे हमें और हेल्प मिलेगी और ये हमें किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए 4th नंबर पे हम बात करें लर्निंग थ्योरीज की। तो लर्निंग थ्योरीज का मतलब क्या है, हाउ बिहेवियर इज शेप्ड एंड मॉडिफाइड, कैसे किसी पर्सन का बिहेवियर बनता है और कैसे मॉडिफाई होता है। सबसे पहला आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग दी है पेवलोव ने। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि लर्निंग थ्योरी में पेवलोव ने कौन सी कंडीशनिंग को बताया है, तो दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम किस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट बिकम एंशियस हियरिंग द स्लिट लैम्प क्लिक ड्यू टू पास्ट ट्रॉमा। जैसे कि मैंने बताया कि छोटे बच्चे जिनका बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपोजर हुआ है बचपन में, बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हैं, तो वो डॉक्टर से इंजेक्शन के, डॉक्टर के उस हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से ही वो इतने फियरफुल होते हैं कि वहाँ जाते ही वो एंशियस हो जाते हैं। तो उनके जो बिहेवियर पैटर्न होते हैं वो चेंज होते हैं, जिसका असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्ट पे भी आता है। तो इस तरह का जो क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल दिया था, ये जब वो किसी पास्ट ट्रॉमा की वजह से ऐसा रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, और ये किसने बताया है, पेवलोव ने बताया है। दूसरा आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको हम स्किनर कहते हैं। स्किनर ने बताया है, स्किनर की कंडीशनिंग कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। दूसरी आती है जो कि लर्निंग थ्योरीज है, कैसे बच्चा लर्न कर रहा है, किन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो लर्न कर रहा है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है स्किनर की, इसमें है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड बिहेवियर। जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को सिखाने के लिए रिवॉर्ड का यूज़ करते हैं। अगर वो लर्न करेगा तो उसको चॉकलेट मिलेगी, अगर वो लर्न करेगा तो उसको घूमने लेके जाएंगे, अगर वो लर्न करेगा तो उसको साइकिल दिलाएंगे। तो दिस तरह का बिहेवियर जो अगर किसी बच्चे में है तो वो रिवॉर्ड को ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप उससे ये कहोगे कि बच्चा टेस्ट परफॉर्म कर लो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो वो बहुत अच्छे से आपके टेस्ट को, जो टेस्ट है उसमें रिस्पॉन्स करेगा और बहुत खुशी खुशी सारे टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करके जाएगा। तो इस तरह की जिस बच्चे की कंडीशनिंग परवरिश की गई होती है उसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। दूसरा होता है पनिशमेंट कंडीशनिंग। बच्चे रिवॉर्ड को नहीं समझते, वो सिर्फ पनिशमेंट को समझते हैं। जल्दी से करा लो नहीं पापा आ जाएंगे, जल्दी से करा लो नहीं मार पड़ेगी। तो वो उनकी प्रोग्रामिंग ही बचपन से इस तरह से की गई है कि उनको रिवॉर्ड नहीं समझ में आएगा जितना उनको पनिशमेंट समझ में आएगा। अगर उनको हर बात पे डांट खा के चीज़ों को करने की आदत है तो उनको डांटना ही पड़ेगा टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप उनको थोड़ा सा अगर किसी पनिशमेंट का वो देते हो तो वो अच्छे से करा लेंगे। तो इस तरह की जो कंडीशनिंग की स्टडी की है वो स्किनर ने की है, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। जैसे कि बच्चा अगर प्राइजिंग अ चाइल्ड हु कोऑपरेट ड्यूरिंग द विजुअल एक्टिविटी, अगर आप किसी चाइल्ड को बोलते हो कि आपको प्राइज दिया जाएगा, आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आप टेस्ट करा लो, तो वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेगा और परफॉर्म करके जाएगा। तो ये जब होता है तो इसे हम ऑपरेट कंडीशनिंग के अंदर रखते हैं। तो इसके क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे और बहुत ही ईजी है इन चीज़ों को समझना। मुझे नहीं लगता आपको कोई डिफिकल्टी हो रही होगी। अगर हैवी लग रहा है तो वो सिर्फ पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हैवी लग सकता है, इसको आप दोबारा से देखोगे तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। और इस टॉपिक का जो फोबिया है कि हाँ साइकोलॉजी में क्या पूछ लेंगे, तो वो बिल्कुल ही निकल जाएगा।
ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो इन दो थ्योरीज हमने पढ़ी, कौन सी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पेवलॉव ने दी है, दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर ने दी है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, अब हम क्या बात करेंगे, वेट वेट, हमारा तीसरा आता है ऑपरेशनल लर्निंग। तो ऑपरेशनल लर्निंग क्या है? ऑपरेशनल लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, देख के सीखता है। अगर दो बच्चे हैं जिसमें से कि एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, तो अगर बड़े भाई ने टेस्ट प्रॉपर तरीके से बैठ के करा लिया और जैसे जैसे उसने बताया, अगर छोटा बच्चा देख के सीखने वालों में से है तो वो अपने भाई को ही फॉलो करेगा और अच्छे से उस बिहेवियर पैटर्न को ही फॉलो करके टेस्ट करा लेगा। जैसे बड़े ने कराया वैसा छोटा भी शांति से करा लेगा। तो ये कहलाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। उस बच्चे की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत अच्छी है, तो आपको उसको देख के ये आपको फील हो जाएगा कि अगर बड़े ने अच्छे से करा लिया तो छोटा भी अच्छे से करा लेगा। तो ये कहलाता है हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ये तीन तरह की लर्निंग है। कौन कौन सी लर्निंग है? क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे काम करेगी, तीसरी है ऑपरेशनल कंडीशनिंग जो कि कुछ बच्चा अपने सिबलिंग को या फिर किसी और को कराते हुए देखेगा तो उसी पैटर्न को फॉलो करके वो भी करा लेगा। नाउ अब हम बात करते हैं मेमोरी एंड कॉग्निशन। मेमोरी कैसे फॉर्म होती है और कैसे कॉग्निशन होता है। अंडरस्टैंड हाउ मेमोरी वर्क हेल्प ड्यूरिंग द पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग। किसी भी पेशेंट की अगर मेमोरी अच्छी नहीं है, जैसे कि आपके पास कोई छोटा बच्चा आता है और कोई ओल्ड एज पेशेंट आता है या फिर कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, तो ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत वीक हो जाती है, वो मेमोरी बहुत अच्छे से नहीं बना पाते हैं। ओल्ड एज पेशेंट में तो ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो वो जब हिस्ट्री बताएंगे अपने बीमारियों की तो वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बताते हैं। तो ये भी आपको कंसीडर करना होता है कि उस पेशेंट की एज क्या है, उस पेशेंट की मेंटल साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, तभी आप उसकी हिस्ट्री को सीरियसली लोगे और किस हद तक उसकी हिस्ट्री को सीरियसली आपको लेना है और किस तरह से उसको मैनेज करना है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी मेमोरी किस तरह से काम कर रही है। तो ये रोल होता है हमारी मेमोरी और कॉग्निशन का। एंड अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी। कितने तरह की मेमोरी सबसे पहले तो होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि बनती है विजुअल से या फिर ऑडियो। छोटे छोटे विजुअल्स जब हम देखते हैं, कभी अचानक से देख लिया कुछ भी, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती, कुछ दिनों में हम उसको भूल जाते हैं। उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। जैसे कि रिमाइंडर कोई दिला दिया गया या फिर रिटन इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो कि पेशेंट को आप दे सकते हो। अगर उसकी मेमोरी नहीं अच्छी है तो आप लिख के अपना प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर उसको बता सकते हो, ओरली बताने की जगह, क्योंकि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो वो रिटन इंस्ट्रक्शन को वापस से देख के फॉलो कर पाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर स्टोर डिटेल पर्सनल एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन, जिनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी है उनको ही अपने जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, अगर उनको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो पहले कब हुआ था या फिर कभी हुआ है या नहीं हुआ है, पहले हुआ था तो क्या कुछ कंडीशन थी, क्या दवाइयाँ उन्होंने कितने दिनों तक खाई, ये सारी चीज़ें जिनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी है वही पेशेंट आपको बता पाएंगे। तो मेमोरी का भी बहुत अच्छा रोल हो जाता है पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग और मैनेजमेंट पे। नाउ अब हम बात करते हैं क्या रिलेवेंस। अगर एल्डरली पेशेंट हैं तो मे देयर, अब मैं जैसा कि मैंने बात की कि जो भी ओल्ड एज के पेशेंट हैं वो प्रिस्क्रिप्शन को भूल जाएंगे, क्योंकि ओल्ड एज में मेमोरी वैसे भी शॉर्ट टर्म हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट को आपको ध्यान रखना होता है कि ओरली ना बता के उनके जो भी मेडिसिन है उस पर आप पूरी तरह से प्रिस्क्राइब करो, अच्छे से लिखो, ताकि वो शॉर्ट टर्म उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के अपनी दवाइयाँ अच्छे से ले सकें और उनको रिपीट कर सकें। ठीक है, तो ये मेमोरी का यूज़ होता है साइकोलॉजी में, पेशेंट को कैसे डील करना है। नाउ मोटिवेशन एंड इमोशन। सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो आपको उसके मोटिवेशन फैक्टर को, कि किस लिए वो आया है, किस पर्पज से आया है और क्या इमोशन है, किस इमोशनल स्टेट में है वो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एडवाइस को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, इन सब चीज़ों को आपको समझने में। इसमें आता है एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड क्या है, जिसमें कि हम साइकोलॉजी, सबसे पहले पेशेंट की साइकोलॉजी देखिए, क्या वो बहुत ज़्यादा कोल्ड से परेशान है, क्या वो बहुत भूखा है, क्या वो बहुत प्यासा है। तो इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, साइकोलॉजिकली वो किसी चीज़ से डील कर रहा है, अगर वो बहुत घबराहट में है, घबराया हुआ है या फिर बहुत सैड है, तो वो आपके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, जो भी आप टेस्ट परफॉर्म करने वाले हो उसमें 100% पार्टिसिपेशन आपको नहीं देगा। और जो भी आप चीज़ें पूछ रहे हो, जो भी आप
चीज़ें उसको एडवाइस कर रहे हो उस पे भी उसका ध्यान प्रॉपर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मास्लो हायरार्की में पहली जो चीज़ देखी जाती है वो साइकोलॉजी देखी जाती है पेशेंट की। दूसरी सेफ्टी, अगर वो बहुत फियरफुल है, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से ही उसको डर लगता है, हॉस्पिटल में ही जाते ही उसके रोए खड़े हो जाते हैं, और बहुत अगर उसको ब्लाइंडनेस का डर है कि अगर मैंने टेस्ट करा लिया, अगर इन्होंने किसी चीज़ को कोई दवाइयाँ आप डाल रहे हो तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हाय मेरी आँख की रोशनी चली जाए, मैं अंधा ना हो जाऊँ। तो इस तरह की पहले तो उसको काउंसिल करना पड़ता है कि देखिए ये नॉर्मल टेस्ट है, ये नॉर्मल प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ सबके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो उनको सबसे पहले काउंसिल करना होता है ताकि जो भी उनके इस तरह के रिस्पॉन्सेज, इमोशनल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो आपके टेस्ट पे इफेक्ट ना करें, क्योंकि अगर वो बहुत फियरफुल होंगे तो वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट को परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट पे भी इफेक्ट होगा। नाउ तीसरा है लव्ड एंड बिलोंगिंग। अगर किसी पेशेंट को हम ये एहसास करा पाएँ कि हम उनके लिए अच्छा ही कर रहे हैं और हम उनके लिए जो भी कर रहे हैं वो बेहतर एडवाइस ही दे रहे हैं और इससे उनका भला ही होगा, इस तरह की कोई इमोशन डेवलप कर पाएँ तो वो परफॉर्म करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है पेशेंट के लिए। नाउ स्टीम, अगर उनकी स्टीम से जुड़ा हुआ है कोई भी टेस्ट है, प्रोसीजर है कि मैं ये कैसे करा लूँ, नहीं मैं ये नहीं करा सकता, तो कोई भी अगर आप उसको काउंसिल करेंगे अच्छे तरीके से तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ 5 जो कि जो मैस्लो हायरार्की में नीड्स दी गई हैं जिसको हमें कंसीडर करना होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेगा, तो ये पाँचों आपको याद रखना है। फर्स्ट फर्स्ट कौन सा? साइकोलॉजिकल, दूसरा सेफ्टी, तीसरा लव एंड बिलोंगिंग, चौथा है स्टीम एंड पाँचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है? पहले तो उनको खुद ही ये रियलाइज़ नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप ये एग्ज़ाम्पल यूज़ करो कि कुछ-कुछ पेशेंट होते हैं, अगर आपने काम किया है कभी, तो उनको खुद ही नहीं पता होता कि एक्चुअल में उनकी आई की जो विज़न है या पावर है वो कम है। वो जब आपके पास टेस्ट परफ़ॉर्म करने आते हैं, जब वो एक आँख को बंद करेंगे, दूसरे आँख से रीड करेंगे, जब आप दूसरे आँख को बंद करोगे उससे रीड करेंगे, तब उन्हें एक्चुअल में रियलाइज़ होता है कि ओहो! मेरी आँख में तो वाक़ई में प्रॉब्लम है। उसमें भी वो 2-3 बार डाउट करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद उनको ये रियलाइज़ेशन होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, इमोशनल एंड मोटिवेशन। नाउ अब हम बात कर लेते हैं विजुअल लॉस के बारे में। तो विजुअल लॉस क्या है? फियर, विजुअल लॉस अगर किसी पेशेंट का हुआ, सडन विजुअल लॉस होता है तो सबसे पहले तो वो फियर का रिस्पॉन्स दिखाएंगे, वो डर जाएंगे। दूसरा डिनायल में आते हैं, पहले तो वो मानने को नहीं तैयार होते कि उनका विजन लॉस हुआ है। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद तो वो एक्सेप्टेंस में आएंगे, पहले डिनाई करेंगे, फिर धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस में आते हैं, फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि विजन लॉस हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको वो सैड फीलिंग आएगी और उससे वो डिप्रेस हो सकते हैं। तो ये जो है पूरा इमोशनल काउंसलिंग हमें रिक्वायर होती है किसी भी ट्रॉमा के पेशेंट को डील करते वक्त और पोस्ट सर्जरी के पेशेंट को डील करते वक्त, कि वो किस तरह से किस प्रोसीजर पे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है उन पे। ना, अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। तो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट, जिससे आप अपने टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम अभी देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो क्या क्या पेशेंट कंप्लेन लेकर आता है। पहला तो एनेक्साइटी डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को एनेक्साइटी डिसऑर्डर है तो उसके आंखों में आपको स्ट्रेन, आंखों पे दबाव पड़ेगा और वो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसकी आंखों में दर्द हो रहा है। तो अगर पेशेंट के किसी भी आई टेस्ट में किसी भी तरह की सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो वो आप यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि वो पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, जिसका इफेक्ट उसकी आई पे या फिर उसकी बॉडी जो कि सिम्टम दे रही है उसकी स्ट्रेस का, तो आई स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा। नाउ डिप्रेशन के पेशेंट पे आई जो है, डिप्रेशन का पेशेंट नॉर्मली क्या करता है, अपने पूरे ओवरऑल केयर को, ज़्यादातर आई की केयर को नेग्लेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन में है। अगर वो प्रॉपर चीज़ों से दवाइयाँ अगर किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पा रहा है, एक दिन ले रहा है दूसरे दिन छोड़ दे रहा है, और बहुत ही सैड और इस तरह की चीज़ें आपको आई में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो इस तरह के डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं वो इस तरह से आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं कि वो जो आई केयर अपना है वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सोमेटाइजेशन एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो जो ये डिसऑर्डर है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ हद तक विजन लॉस भी हमें देखने को मिलता है जो कि सडन हो जाता है। और जो साइकोजेनिक ब्लाइंडनेस है ये रेयर होती है, बट ये भी रियल है कि बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट ने स्ट्रेस लिया, बहुत ही क्रॉनिक स्ट्रेस है उसको, तो उसका विजन कुछ देर के लिए टेम्पोरली शट डाउन हो सकता है, जैसे कि उसको कुछ देर के लिए कुछ दिखाई ही ना दे या बहुत अचानक से उसको धुंधला दिखाई दे। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड
जो 8th हमारा लास्ट है कि हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट का कम्युनिकेशन और पेशेंट के साथ बिहेवियर कैसे टेस्ट को हेल्प कर सकता है अच्छा परफॉर्म करने में। जैसे कि किसी भी अगर कोई बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है और सुन रहा है और आपसे कनेक्ट अच्छा कर पा रहा है, तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो टेस्ट को बहुत अच्छे से बहुत एक्यूरेसी के साथ दे सकता है इन कंपैरिजन टू वो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कि प्रॉपर टॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं पेशेंट की कंप्लेन और उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन सिंपल होना चाहिए पेशेंट के साथ एंड लोकल लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो, उससे वो और कंफर्टेबल महसूस करते हैं और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। और जो आपकी पेस है, जो वॉइस है, वो बहुत स्लो होनी चाहिए, धीरे धीरे होनी चाहिए ताकि वो एक एक चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि कई बार हम बहुत ऐसे मेंटल जो हमारे जो मेडिकल के टर्म्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं जो कि पेशेंट को समझने में प्रॉब्लम जाती है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में और स्लो पेस में बोलते हैं तो उससे पेशेंट बहुत अच्छे से समझ पाता है। नाउ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लूज, अगर हम स्माइल के साथ और प्रॉपर आई कांटेक्ट के साथ या फिर कुछ सिग्नल्स के साथ, आई के जेस्चर या फिर हैंड जेस्चर के साथ उनको समझाते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी ट्रस्ट बिल्डिंग होती है और वो नॉन वर्बल क्लूज के थ्रू टेस्ट परफॉर्म करने में हेल्प मिलती है। नाउ एक्टिव लिसनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक जो हमें किसी भी साइकोलॉजी के पेशेंट को जो भी आपके पास आई की प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसको डील करने के लिए, कि पेशेंट को सबसे पहले तो आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सुन रहे हो, आपकी एक्टिव लिसनिंग है ये उनको फील होना चाहिए। आपका ध्यान अगर कहीं और है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुन नहीं रहे हो, तो वो फिर वो बेटर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो ये इन 3 चीज़ों का हमें जो है साइकोलॉजी, ऑप्टोमेट्री साइकोलॉजी की ब्रांच है उसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। किसका? कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन का, और नॉन वर्बल क्लूज हमें हेल्प लेनी होती है कहीं कहीं पे, और एक्टिव लिसनिंग रखनी होती है ऐसे पेशेंट के साथ। नाउ अब हमने पूरा सेक्शन हमारा साइकोलॉजी का, ऑप्टोमेट्री साइकोलॉजी में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या की कॉन्सेप्ट है, ये हमने देख लिया। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप देखिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ना तो सबसे पहला है कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि साइकोलॉजी इज द बेस्ट डिफाइन एज, साइकोलॉजी को हम बेस्ट डिफाइन किस तरह से करते हैं। अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ थॉट्स या फिर ड्रीम्स। क्या हम थॉट्स एंड ड्रीम को साइकोलॉजी में डिफाइन करते हैं? नहीं। साइंटिफिक स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एनालिसिस ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर, या फिर स्टडी ऑफ आई विजन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें कि हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं बिहेवियर का और मेंटल प्रोसेसेस का पेशेंट के। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील विद द पेशेंट कंप्लेंट एंड हेल्थ बिहेवियर। तो पेशेंट के कंप्लेन और हेल्थ बिहेवियर को कौन सी साइकोलॉजी का ब्रांच डील करता है? तो हमने हेल्थ बिहेवियर को डील किया था हेल्थ साइकोलॉजी में। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन हैं और एक लेक्चर से आप कितने अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें बिल्कुल भी पढ़ी नहीं होती है, ये सेक्शन कंप्लीटली छोड़ दिया होता है, तो उन क्वेश्चन को हम हाथ भी नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड एंड इट्स कॉल्ड। अगर किसी पेशेंट को हम, अगर उसमें एबिलिटी है जिससे वो पहचान पा रहा है कि ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड पे रखा है और किस तरह से रखा है, तो इसको हम किस परसेप्शन के अंदर रखेंगे? क्या वो डेप्थ परसेप्शन है? बैकग्राउंड के साथ अगर उसका परसेप्शन आ रहा है तो वो है फिगर, फिगर ग्राउंड परसेप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन ऑप्टोमेट्री द डेप्थ परसेप्शन इज अश्योर ड्यूरिंग। डेप्थ परसेप्शन को हम किसके थ्रू अश्योर करते हैं? तो उसमें हमने बताया था आपको कि स्टेनोप्सिस, स्टेरोप्सिस टेस्ट होता है जिसके थ्रू हमने डेप्थ परसेप्शन को निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द रिक्शन द साइकोलॉजी चेंजेस फेस बाय द एल्डरली पेशेंट। किस तरह के एल्डरली पेशेंट को साइकोलॉजिकल चेंजेस फेस करने पड़ते हैं? इंडस्ट्री वर्सेज इंफ्राट्री, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन एंड इंटीग्रिटी वर्सेज डिसअपियर। तो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें इंटीग्रिटी वर्सेज डिसअपियर हमें एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है, और छोटे बच्चे में हमें क्या मिलता है? ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट का मिलता है।
A child who is able to sit still during the eye test likely is the developmental stage. Which developmental stage पे हमें देखने को मिलेगा कि हमारा जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से सिट नहीं कर पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है। तो प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंटल स्टेज एक ऐसी होती है जिसमें कि पेशेंट क्या करता है, प्रॉपर तरीके से आपको जो बच्चा है वो प्रॉपर तरीके से बैठ के वो आपके टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेगा। एंड लर्निंग थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अ पेशेंट हु बिकम द नर्वस, पेशेंट जो कि नर्वस हो जा रहा है एट द सिटिंग एट द साइट ऑफ आई चार्ट ड्यू टू पास्ट फेलियर इन एग्जीबिशन। अगर उसने कभी आई टेस्ट कराया और उसमें वो कभी फेल हो गया था, तो वो जैसे ही चार्ट को देखेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, फियरफुल हो जाएगा। तो ये जो आ रहा है कि वो पास्ट के फेलियर की वजह से फियरफुल हो रहा है। अगर कहीं पे पास्ट का कोई आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से प्रॉब्लम कि पास्ट की में ऐसा उसका एक्सपीरियंस रहा है, वो डरा था या फिर नहीं बता पाया था, तो अभी भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये आता है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। ये हमने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेशनल कंडीशनिंग क्या है एंड द लर्निंग। तो ये हमारा सेकंड आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। एंड 8th नंबर क्वेश्चन है रिवॉर्ड एंड द चाइल्ड आफ्टर सक्सेसफुल विजन टेस्टिंग इज एग्जाम्पल। अगर आप किसी पेशेंट को रिवॉर्ड कर रहे हो एक सक्सेसफुल आई टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये है ऑपरेशन कंडीशनिंग की, जिसमें कि अगर वो रिवॉर्ड का लालच दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं, और ये कंडीशनिंग क्या कहलाती है, ऑपरेशनल कंडीशनिंग कहलाती है। तो इस तरह से आपने पूरा क्वेश्चन देखा। नाउ अब हम 5th और 6th क्वेश्चन सेक्शन देख लेते हैं जिसमें मेमोरी एंड कॉग्निशन की बात की गई है। फॉरगेटिंग टू वियर आई ग्लासेस डेली ड्यू टू डिस्ट्रिक्शन इन द रिलेटेड इन द फेलियर। अगर किसी पेशेंट ने बार बार अपनी ग्लासेस को लगाना भूल जा रहा है, तो ये किस तरह का मेमोरी है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है उसको। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो क्विकली भूल जाता है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में रखेंगे या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखेंगे इस तरह की प्रॉब्लम को। विच मेमोरी टाइप द लॉन्गेस्ट रिटेंशन, किस तरह की मेमोरी का लॉन्गेस्ट रिटेंशन होता है। तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो बहुत लंबे टाइम तक रिटेन होती है, ये हमने अभी पढ़ा था। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको बेसिक नॉलेज है तो आप उसको कवर कर सकते हो। तो सेक्शन 3 है मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन एंड इमोशन जो सेक्शन देखा था हमने, वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमने की मास्लोस की बात की थी, इसमें कि हमने 6 हमारे पिलर्स देखे थे। अकॉर्डिंग टू मास्लोस हायरार्की विच नीड मस्ट बी फुलफिल फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी नीड फुलफिल होनी चाहिए पेशेंट की, तो वो है साइकोलॉजिकल। अगर वो प्यासा है, भूखा है, घबराहट में है, तो सबसे पहले तो आप साइकोलॉजी को डील कीजिए, फिर उसकी सेफ्टी इंश्योर कीजिए कि वो बिल्कुल सेफ है, उसको किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होगा, जो भी आप टेस्ट परफॉर्म करने वाले हो, जो भी ड्रॉप आप डालने वाले हो उससे। देन उसकी लव एंड बिलोंगिंग, उसको ये फील कराइए कि आप उनके बेहतर के लिए आप उनकी केयर कर रहे हो और उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हो। ये सारी 6 स्टेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट उसकी कौन सी नीड फुलफिल होनी चाहिए, क्या सेल्फ स्टीम, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी या साइकोलॉजी। तो सबसे पहले उसकी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होनी चाहिए। Now, अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 नंबर क्वेश्चन की। तो अ पेशेंट विद अ सडन विजन लॉस फीलिंग होपलेस एंड विड्रॉ सो साइन। अगर कोई पेशेंट बहुत ही सडन विजन लॉस से गो थ्रू करता है तो वो किस तरह का साइन आपको देखने को मिल सकता है उस पर, तो वो हो सकता है डिप्रेशन का, कि वो बिल्कुल ही होपलेस हो जाए और बिल्कुल ही नेगेटिव बातें करने लगे या फिर नम हो जाए, आपके किसी भी क्वेश्चन का कोई भी रिस्पॉन्स ना दे। अब हमारा लास्ट पिलर जो है जिसमें हमने बात साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, 7th पिलर, अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ विजन लॉस विदाउट एनी क्लिनिकल कॉजेज। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको कोई भी आई में प्रॉब्लम नहीं हुई और अचानक से उसका विजन लॉस हो गया, तो वो आप इस तरह के जो विजन लॉस है, अगर आप पूरा टेस्ट परफॉर्म करते हो और आपको फिर भी आई में कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नजर नहीं आती है और उसका विजन लॉस हो गया है, तो देयर इज अ रीजन कैन बी साइकोजेनिक ब्लाइंडनेस। तो किस तरह की स्ट्रेस या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से, इमोशनल ट्रॉमा की वजह से उसका विजन लॉस हो सकता है। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेस इनटू फिजिकल सिम्टम। कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें कि स्ट्रेस जो है वो फिजिकल सिम्टम शो करने लगता है। तो ऑप्शन सी है हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें कि हमारे जो भी डिसऑर्डर हमें स्ट्रेस का डिसऑर्डर हो रहा है वो हमें फिजिकल सिम्टम शो करने लगता है। इस एनजाइटी डिसऑर्डर में भी होता है और कन्वर्जन डिसऑर्डर में भी होता है, जिसमें कि हमें बॉडी पे सिम्टम उस प्रॉब्लम के नज़र आते हैं।
कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल पेशेंट बिहेवियर। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और पेशेंट का बिहेवियर एनालाइज हो तो इस तरह के जो सेक्शन है यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्टिव लिसनिंग इन द पेशेंट केयर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब क्या ऐसा है जिसको छोड़ के पेशेंट में होनी चाहिए जो कि एक्टिव लिसनिंग में नहीं होता है। तो दूसरा है इंटरप्टिंग फ्रिक्वेंटली, अगर आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हो, पेशेंट जो आपको कंप्लेन बता रहा है उसमें बार बार इंटरप्ट कर रहे हो, तो ये एक एक्टिव लिसनिंग का पार्ट नहीं है। बाकी चीज़ें प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो तो एक्टिव लिसनिंग कही जाएगी। एंड जो भी आप पेशेंट का कह रहा है उसको प्रेजिंग अच्छे तरीके से कर रहे हो तो वो भी, नॉडिंग अच्छे तरीके से कर रहे हो, किसी क्लूज को हैंड जेस्चर को दिखा के आप बात कर रहे हो, तो ये भी एक एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। ठीक है। अब विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन द बिल्डिंग पेशेंट ट्रस्ट, कौन सी टाइप का कम्युनिकेशन है जो कि पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो है सिंपल, वर्बल एंड एम्पैथेटिक नॉन वर्बल क्लूज। अगर आपकी लैंग्वेज में एम्पैथी है, आपके वर्ड्स में एम्पैथी है, सिंपल लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेडिकल और बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल टर्म्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो, और नॉन वर्बल क्लूज को भी यूज़ कर रहे हो, साथ में स्माइल और हैंड जेस्चर और इनको यू भी यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानी जाती है किसी भी पेशेंट के साथ ट्रस्ट को बिल्ड करने में। तो सो गाइस, अभी ये लेक्चर आपने देखा, नाउ अब आप डिसाइड कर लो, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट आपको मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं आपको पेमेंट की डिटेल दूंगी और वहाँ पे आप 499 का पेमेंट करोगे, और कल से आपकी क्लासेस यानी मंडे मॉर्निंग से 6 बजे से आपकी क्लासेस चलेंगी। और फिर से मैं रिपीट कर दूँ, ये PDF में दूंगी और इसमें हर टॉपिक के जो भी मैंने डिसाइड किए हैं वो क्वेश्चन, पहला वीडियो आप देख लीजिए जो इसके पहले मैंने डाला। तो जो भी हमने 11-12 टॉपिक, शायद 12 टॉपिक हैं, तो 12 टॉपिक जो डिसाइड किए हैं उससे रिलेटेड आपको लेक्चर मिलेगा उसकी, और MCQ मिलेंगे। एंड साथ में आपको एक एडिशनल नोट्स दूंगी, रिवीजन नोट्स दूंगी मैं, जिससे आप रिमेनिंग टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। और ये क्लासेस आपकी मॉर्निंग में होगी और इसमें आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन होगी और इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग्स नहीं दी जाएगी। और भी अगर आपकी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।